हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बन रही है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सिटीजनशिप या नागरिकता। इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? आपसे कोई भी पूछ सकता है आप किस देश के नागरिक हो। मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगी मैं तो भारत की नागरिक हूँ। प्रूफ दिखाओ जी, ये लो मेरा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड दोस्तों बड़े काम की चीज़ है। ये केवल आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। मुझे पासपोर्ट लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, सब्सिडी लेनी हो, KYC करवाना, मोबाइल कनेक्शन, हर काम में ये आधार कार्ड काम में आ जाएगी। और मेरे पास है पासपोर्ट। मैं जब विदेश यात्रा करूंगी ये पासपोर्ट मेरे आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। और है मेरे पास राशन कार्ड, मैं सरकारी दुकान से अपना राशन उठा सकती हूँ। मेरे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी है, मैं इलेक्शन के टाइम पर मतदान करके अपना सरकार चुन सकती हूँ। ये सारी चीज़ें भारत में मेरी नागरिकता दर्शाती है। तो अब तक तो आप नागरिकता की परिभाषा समझ ही गए होंगे ना। किसी भी राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। भारत की जो राजनीतिक समुदाय है उसमें मेरा पूर्ण और समान सदस्यता है, इसलिए मैं इसके नागरिक हूँ। और मेरी नागरिक का प्रतीक है मेरा पासपोर्ट, मेरी आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि। तो क्या एक देश में जितने लोग रहते हैं सभी इसके नागरिक होते हैं? ऐसा भी नहीं है। किसी भी देश में रहने वाले सब लोग नागरिक नहीं होते। कुछ तो शरणार्थी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, बम गिर रहे हैं, यूक्रेन से लोग भागकर दूसरे देश में शरण ले रहे हैं। सीरिया में तो कितने सालों से गृह युद्ध चल रहा है, देखो तो कैसे लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज चल रहा है, वो औरतों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये औरतें वहाँ से निकल के दूसरे देश में शरणार्थी बन रहे हैं। एक और ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं प्रवासी। कुछ लोग होते हैं अवैध प्रवासी, जो बिना अनुमति के जैसे तैसे दूसरे देश पहुंच जाते हैं। कुछ देश तो उन पर दया करके उनको काम पे लगा देती है और कुछ बाकी देश उनको अवैध प्रवासी कैंप में डाल देते हैं। कैंप का हाल तो पूछो मत, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ दूसरों की दया पर। और आप ना तो कैंप से निकल सकते हो, ना लिखा पढ़ी कर सकते हो, ना आप अपने कोई जॉब कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई नागरिकता नहीं है। सारे अधिकार और अवसर तो केवल नागरिक और वैध प्रवासी को ही मिलते हैं। तो आप समझ गए ना कि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे जीवन के लिए किसी देश का नागरिकता जरूरी है। भारत में जो हम नागरिक हैं हमारे पास कुछ बुनियादी अधिकार हैं। नंबर 1 बुनियादी अधिकार है आवाजाही की सुविधा। अब देखो साउथ इंडिया में बेंगलोर एक शहर है, यहाँ सारे देश से लोग काम करने आते हैं। कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाओ, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में देश के कोने कोने से बीमार इलाज के लिए आए हैं। विदेश से भी लोग आते हैं। तो कामगार रोजगार की तलाश में, छात्र अच्छी पढ़ाई की तलाश में और बीमार आरोग्य की तलाश में। इसके अलावा लोग टूरिज्म के लिए देश के अलग अलग जगह विदेश भी जा सकते हैं। और ये है हमारा बुनियादी अधिकार नंबर 1। कई बार ना इससे विवाद भी होते हैं। जो लोकल लोग हैं वो प्रवासियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनको लगता है ये प्रवासी हमारे अवसर छीन रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जो जॉब्स है वो मराठियों के लिए है। देखो कितना बड़ा प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन करना ये भी हमारी एक बुनियादी अधिकार है। जब हमें कोई चीज़ पसंद न लगे हम समूह बनाकर प्रदर्शन कर, मीडिया का इस्तेमाल कर, अदालत जाकर अपनी अभिव्यक्ति प्रकाश कर सकते हैं। तीसरा अधिकार हमारा है समानता, यानी कि देश के प्रधानमंत्री हो या देश से गरीब हो, सबके पास समान अधिकार है। पर है क्या सचमुच? चलो शहर में देखते हैं। यहाँ बड़े बड़े मकान हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों के पास नागरिकता के सारे दस्तावेज हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ है। और उसी शहर में ऐसे बस्तियाँ भी हैं, झुग्गी झोपड़ी भी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास नागरिकता के सबूत शायद ही हो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग अलग जगह से आकर अलग अलग किस्म के कामकाज कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कोई लोग सब्जी सड़कों पे ही सब्जी फल बेच रहे हैं, कोई लोग तो दूसरे लोगों के घर में जाकर कामकाज कर रहे हैं। और इनके रहते हैं छोटे छोटे घरों में जहाँ ना टॉयलेट है ना पानी है। एक घर में कितने लोग रहते हैं और ये कामकाज करते हैं बड़े बड़े मकानों में जाकर। वहाँ की सफाई, रिपेयर इत्यादि बस्ती में रहने वाले कामगार ही तो करते हैं। लेकिन ये बड़े मकानों में रहने वाले कई बार बस्ती वालों के अगेंस्ट में कंप्लेन कर देते हैं, ये गंदगी फैला रहे हैं, हम इनकी वजह से हमारे मकान की शोभा खराब हो रही है। और फिर सरकार बस्ती निष्कासन करती है, इनकी मकान तोड़ देते हैं। मकान टूट गया, कहाँ जाए? फिर वो ढूंढ ढांढ के जहाँ भी खाली जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाते हैं। तो इनके पास कोई पक्का पता नहीं होता, जहाँ बसते हैं वहाँ रह नहीं पाते ना, क्योंकि मकान टूट जाते हैं। तो और पक्का पता नहीं है, इसलिए इनके पास ना तो आधार कार्ड है ना ही वोटर कार्ड। देश की नागरिकता कोई सबूत भी
अगर नहीं है तो फिर ये देश अपनी बुनियादी राजनीतिक अधिकार कैसे हासिल करेंगे? बस्तीवासी इस विषय में आज काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। आज इनको काफ़ी एजुकेशन मिल गया है। वो अपना हक मांगने राजनीतिक नेता और अदालत तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं पक्का पता हमें दो, नहीं तो हमें कैसे ये अधिकार मिलेंगे। रही गांव की बात, क्या वहाँ सब समुदाय के पास समानता है? देखो, आदिवासी ग्रुप को देखो और वनवासी ग्रुप को देखो, इनकी पूरी आजीविका तो वन पर ही आधारित है, लेकिन वन है कहाँ? आज इतनी आबादी बढ़ रही है कि वन काट काट कर हम बड़े बड़े शहर बना रहे हैं। तो वनवासी आदिवासी के आजीविका और जीवन पद्धति दोनों संकट में आ गए हैं। ये जाए तो कहाँ जाए? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक समूह का अधिकार दूसरे समूह के अधिकार के प्रतिकूल, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। और एक देश में रहने वाले उनको सबको समान अधिकार कौन दिलाएगा? ये दिलाएगा राष्ट्र। तो राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र राज्य का मतलब है सिर्फ एक भौगोलिक सीमा के अंदर एक भूखंड नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों की अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास, ये सब मिलाकर बनता है एक राष्ट्र राज्य। A nation state is not only defined by its geographical boundaries and territory, but also by its unique culture and shared history. भारत का एग्जाम्पल ले लो। भारत में कितने ही अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, भाषा अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति है, पर टुगेदर हम एक साथ तो भारतीय ही हैं ना। हमारी एक अनोखी भारतीय संस्कृति तो है ना। हमारे सबका पास एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक साझा इतिहास है। ये तो रहा एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा है कि हमारा राष्ट्रीय पहचान हमारी राजनीतिक पहचान भी है। और हर लोकतंत्र कोशिश करता है कि सबके पास, देश में जितने लोग हो सबके पास ये, देश के जितने मेंबर हो, जो नागरिक हो, सबके पास ये समान होना चाहिए। पर होता भी नहीं है। कभी कभी तो सरकार ही इसके विरुद्ध में चली जाती है। फ्रांस का एग्जाम्पल देखो। फ्रांस में लोग रहते हैं, लोग जो आए हुए हैं रहते हैं, वो अफ्रीका से आए हैं, एशिया से आए हैं, यूरोप से आए हैं, और फ्रांस सबसे कहता है वेलकम, सबका स्वागत है। लेकिन आप अपने पब्लिक लाइफ में फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, फ्रेंच भाषा बोलेंगे और फ्रेंच कल्चर संस्कृति को अपनाएंगे। निजी जीवन, प्राइवेट लाइफ में आप अपना पर्सनल बिलीव करिए। अब भारत से बहुत सारे सिख समुदाय के लोग फ्रांस में गए हुए हैं। एक बार क्या हुआ, फ्रांस में नियम हो गया कि सिख बच्चे स्कूल में पगड़ी नहीं पहन सकेंगे। तो फ्रांस के सिखों ने इनका जम का विरोध किया और उन्होंने कहा आपकी आर्मी में अगर हम पगड़ी पहन के लड़ाई कर सकते हैं तो आपके स्कूल में पगड़ी पहन के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे ना कि जो लोग अपने आस्था पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, उनके लिए दूसरे राष्ट्र की संस्कृति में विलीन होना, शामिल होना इतना आसान भी नहीं होता। रही बात भारत की। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पार्ट 2 में सिटीजनशिप या हमारी नागरिकता के विषय में दिया गया है, आर्टिकल्स 5 to 11। भारत का नागरिक कौन बन सकता है? जो यहाँ पैदा हुआ है वो बन सकता है। वंश परंपरा यानी कि आपके दादा परदादा सभी यहाँ के रहने वाले हैं। आपका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, या देशीकरण हुआ है, या किसी आप दूसरे देश में रहते थे, उसका भू क्षेत्र भारत में शामिल हो गया है, तो अब आप भारतीय बन गए हैं। तो क्या भारत में जितने लोग शामिल हैं, जो यहाँ जो वंशगत से शामिल है या जन्म से शामिल है, क्या ये सब समुदाय अपनी नागरिकता के बारे में जानते हैं? नहीं, क्योंकि कई होते हैं जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। कुछ है बहुत सुदूर जगह पे रहते हैं, जैसे अंडमान के वनों में वनवासी, आदिवासी, ये लोग जो रहते हैं, इनको नागरिकता के बारे में क्या पता? नागरिकता के लाभ इन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं ताकि ये भी अपना हक हासिल कर सके। अब हम देखेंगे दो आधुनिक कॉन्सेप्ट्स, 2 मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 इज़ वर्ल्ड सिटीजनशिप या सार्वभौमिक नागरिकता। एक बंदा किसी दूसरे देश में रहता है, काम करता है और वहाँ के नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो उसको वहाँ का भी नागरिकता मिलना चाहिए और अपने देश का भी, तो वो बनेगा वर्ल्ड सिटीज़न। जैसे बहुत सारे सिख समुदाय के लोग फ्रांस गए हुए हैं, रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कामकाज करते हैं, लेकिन जब वो नागरिकता मांगते हैं तो फ्रांस उनके सामने बहुत सारी शर्त रख देती है। शर्त पूरे करने पर ही उनको फ्रांस की नागरिकता मिलती है। ये इसलिए क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि मेरा भू क्षेत्र दूसरे देश के लोगों से खचाखच भर जाए, तो मेरे देश के अवसर मेरे लोगों को नहीं मिलेगा, दूसरे देश के लोग ले जाएंगे। इसीलिए वो एक सीमा तक ही बांटना चाहते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। अपने देश का तो हम समझ ही गए हैं कि हमारे देश हमें राइट देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे हम डिग्निटी के साथ रह सकते हैं और विश्व में जाके कह सकते हैं हम भारतीय हैं। लेकिन पूरे विश्व भर को अगर आप देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन हैं,
जैसे भोजन, जल और ऊर्जा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स। सब देश चाहते हैं कि पीस हो, शांति हो, पर कोई एक देश इन समस्या को नहीं सुलझा सकता ना। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो एक ही विश्व है और हम इसी एक ही विश्व के नागरिक हैं। क्लाइमेट चेंज तो तभी हम कॉम्बैट कर पाएंगे जब सारे विश्व के देश मिलकर एक साथ इस पर काम करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो देखा नागरिकता के बारे में 7 चीज़ें, इसको आप हमारे वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लो, फिर चैप्टर को पढ़ो। 5 मिनट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, और मैंने जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल दे देकर लिखना। पक्का आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश। हेलो।